अब हमारे पास आती है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारे पास आती है कि हेल्थ प्रमोशन डिज़ाइन टू प्रिवेंट डिजीजेज इन द रिस्क पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हम इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, वैसे जैसे कोविड के थी, तो ये हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है कि हमने डायग्नोस किया, री एजुकेट किया और ड्यूरेशन जो डिजीज़ की एग्जिस्टिंग पीरियड थी उसमें डायग्नोस और री एजुकेशन की। टर्शरी में रिहेबिलिटेशन आ जाती है। जो डिसेबल चाइल्ड होता है या डिसेबल पर्सन होता है उसमें हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं, ठीक है, उसमें हम सेकेंडरी प्रिवेंशन नहीं कर सकते। सेकेंडरी प्रिवेंशन सिर्फ हम डिजीज़ में कर सकती है जो हमारे पास एक्यूट या क्रॉनिक में भी आ सकती हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज देनी, जो एरोबिक कंडीशन एक्सरसाइजेज होती है, वेट बेयरिंग आती है, एज रिलेटेड आती है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह। फिर आता है रिस्क फैक्टर, मॉडिफाई करना है रिस्क फैक्टर, ठीक है, सच एज थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज करनी है, ठीक है, इम्पेयरमेंट एक्टिव लिमिटेशन करनी होती है, पार्टिसिपेटिंग रिस्ट्रिक्शन आ जाती है डिसेबिलिटी की तरफ, जो हमारे पास पॉइंट। अब इसमें रिस्क फैक्टर्स आ रहे थे। रिस्क फैक्टर में आपने फैक्टर्स देखने हैं कि इंक्रीज़ हो रहे थे डिसेबिलिटी करने। बायोलॉजिकल फैक्टर आता है, लाइफस्टाइल बिहेवियर आता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर आ रहा था, फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट आ रहा था। लाइफस्टाइल हमारा सेडेंट्री हो रहा था, स्मोकिंग आ रहा होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर रेगुलर एक्सरसाइजेज होता है, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कराएं। ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की है ये सारी इनफ हैं, ठीक है, मतलब अगर आप यही कर लें तो इनफ होगी ये चीज़ें। देन उसके बाद आता है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। डायनेमिक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें हम रीजनिंग कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं और जजमेंट कर रहे होते हैं कि ये प्रोसेस इस पेशेंट के लिए बेहतर है। क्लिनिकल इसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं। इसमें सिलेक्शन आ रहा होता है, मॉडिफिकेशन आ रहा होता है और ये हर पेशेंट और हर क्लाइंट से डिफरेंट होती है। इफेक्टिव डिसीजन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, एफिशिएंसी भी आपकी आती है और इफेक्टिव क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग आती है। हाइपोथेसिस ओरिएंटेड एल्गोरिथम एंड फॉर क्लिनिकल टू, ये जो है ये एक मॉडल दिया गया था जो स्टेप्स इन्वॉल्व करता है कि किस तरह आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। फिर उसके बाद CPR आ रहा होता है, क्लिनिकल प्रिडिक्शन रूल। मेडिसिन डेवलप करके ये डेवलप हो रही है मेडिसिन। अब इसके बाद मेडिसिन आ रहा था। CPR जो होता है वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है क्लिनिकल स्टैब्लिश स्पेसिफिक डायग्नोस करने के लिए। एक्यूरेसी ऑफ प्रोग्नेसी की किस तरह आपने डेवलप करना। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा होता है, हिप पेन हो रही है, डीप वेन पेन है, थ्रोम्बोसिस हो गया, लेग पेन है, तो आपने ये सारी चीज़ें जो थी क्लिनिकली देखना होता है। ड्रग एसेसो, फर्स्ट हमारे पास कॉन्टैक्ट आता है कि आपके पास ड्रग एसेसो। फिर क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, प्रॉब्लम को एनालाइज करना है बैकग्राउंड नॉलेज के साथ। देन उसके बाद अब यहाँ पे एक आ रहा है मसला पेटेलो फीमरल पेन सिंड्रोम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव लंबो पेल्विक मैनिपुलेशन करके आप देख सकते हो, ठीक है। लो बैक पेन आ रही है, स्टेबलाइज कर सकते हैं एक्सरसाइज के ज़रिए। नेक पेन आ रही है तो थोरेसिक स्पाइन को आप मैनिपुलेट करके देख लिया कि अच्छा ये आ गई प्रॉब्लम, तो ये आपने क्या किया, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। कुछ इसके लिए हम कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन भी यूज़ कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन हम वर्बली थ्रू रिटन या डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए देख रहे होते हैं, ठीक है, ताकि हम जो अपने क्लाइंट या पेशेंट के लिए बेहतरीन से बेहतरीन फ़ैसला कर पाएँ, ठीक है। अगर हमें कोई कह रहा है कि साउंड क्लिनिकल डिसीजन पोटेंशियल फॉर थेरेपिस्ट मिस क्रिटिकल साइंस आते हैं, रेड फ्लैग है, तो उसे हम पेशेंट को हम रेफ़र कर देते हैं। इसके लिए हमारे पास नॉलेज हमारा अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे पास और कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग जो होता है वो हमारे पास रेफर्ड भी अक्सर आता है। कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, उसके लाइफस्टाइल देखे, उसके न्यूट्रिशन लेवल देखे, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन आ रही होती है। एपिसोड ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट, राइटिंग रिपोर्ट देख सकते हैं आप, या होम आप एक्सरसाइज दे रहे हो उसको देख सकते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए, हाईली क्वालिफाइड पेशेंट केयर होनी चाहिए, मस्ट बी मेक इन्फॉर्म क्लिनिकल डिसीजन में। हाइट बेस आपकी ना क्लिनिकल डिसीजन होता है, एविडेंस बेस हो, कोई भी काम आप एविडेंस बेस कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेस एविडेंस बेस होना चाहिए, ठीक है। वेल डिज़ाइन रिसर्चर के तौर पे होना चाहिए। पहले आपने पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको लिटरेचर में से सर्च करना है, फिर उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस करना है आपने। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि इंटीग्रेट करना है एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल, इनकॉर्पोरेट करना है, एग्जिस्ट करना है आउटकम्स को, ठीक है। फिर असेसिंग एविडेंस आ रहा होता है।
अब एविडेंस प्रोफेशनल, आप जर्नल्स की आप पढ़ें, ये किताबें या हाईली क्वालिफाइड स्टडी करें, जर्नल आर्टिकल्स पढ़ें, लिटरेचर को समराइज़ करें, फिर कॉम्प्लिकेटेड लिटरेचर, फिर उसमें से आप एविडेंस बेस अपनी स्टडी करेंगे। हाँ ये बात है तो ये इस तरह है। एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, ग्रुपिंग इम्पेयरमेंट्स करनी है, एड्रेस करना है अफेक्टिव स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, रिकमेंडेशन देनी है, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन की मैनेजमेंट करनी है, नेक पेन वगैरह होगी, एविडेंस एप्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है। वेल आइडेंटिफाई करना है, वेल डिफाइन पब्लिकेशन या बिब्लियोग्राफी आप पढ़ें, ठीक है। देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो पेशेंट मॉडल मैनेजमेंट होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस